हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। और ये वीकली करंट अफेयर्स वीडियो है। पिछले सप्ताह नहीं आया था तो वो भी इसमें शामिल किया गया है और एक और वीडियो कुछ देर बाद आएगा वीकली करंट अफेयर्स का। तो डेली तो आ ही रहा है वीडियो, मॉर्निंग को कोशिश होती है आ जाए, लेकिन पूरे सप्ताह का जो रिवीजन है वो वीकली करंट अफेयर्स में आपको मिला करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, किस अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग करके पहली बार अपनी सुनवाई का लाइव ट्रांसक्रिप्शन लॉन्च किया? आंसर होगा इसका सुप्रीम कोर्ट। ये फरवरी में संविधान पीठ जो एक सुनवाई कर रहा था उसी के दौरान एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको किया गया। इससे पहले ये होता था कि ट्रांसक्रिप्शन यानी जो भी उस दौरान सुनवाई के दौरान बातचीत हो रही है, यहाँ पर जो जज बोल रहे हैं या फिर वकील बोल रहे हैं तो उसको यहाँ कर्मचारी नोट करते थे, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो खुद ही इन सब चीज़ों को नोट कर लिया करेगा। ठीक है, तो भारत के चीफ जस्टिस कौन है? वो हैं डीवाई चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितने लाख अमीर लोगों ने वर्ष 2022 में भारत की नागरिकता छोड़ दी? आंसर होगा 2.25 लाख, यानी 2.25 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। और ये आंकड़ा देख रहे हैं आप 2011 से 2022 का, तो किस तरीके से ये इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत की नागरिकता छोड़ने के मामले में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो सब छोड़ के जा रहे हैं। और अगर हम देखेंगे 11 वर्षों में तो 16.63 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है। इसकी इन्फॉर्मेशन केंद्र सरकार ने संसद में दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर होगा दिल्ली। ये प्रतिबंध सिर्फ बाइक टैक्सी पर ही है। और किसने लगाया है? तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, उसके तहत ये जो भी कमर्शियल वर्क है उसके लिए कमर्शियल जो नंबर होते हैं बाइक के या किसी भी चीज़ के यानी वाहन के, तो उसी पर कमर्शियल काम हो सकता है, वर्क कमाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट नंबर था उसके ज़रिए ये सब बाइक टैक्सी चल रही थी, तो उसी पर ये रोक लगाई गई है। अब इसके बारे में आगे डिटेल फैसला आएगा और नीति आएगी दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी है? आंसर होगा संभाजी नगर। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये कहा है महाराष्ट्र सरकार से कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है औरंगाबाद का नाम चेंज होने में। ठीक है, औरंगाबाद का नाम पहले औरंगजेब के नाम पर था, अब संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी है? आंसर होगा धाराशिवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धाराशिवा अब ये नाम वहाँ पर रख दिया गया है। फाइनल केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी है कि ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। महाराष्ट्र मैप में यहाँ पर रहा। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे और गवर्नर रमेश बैस हैं। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने किस नेता के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी? आंसर होगा एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे के गुट को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शव अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मरीज की जो अधिकतम उम्र का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया है। तो ये कितना था? आंसर होगा 65 ईयर्स। मतलब जो पूरी लिस्ट बनती थी, वेटिंग लिस्ट में नाम दर्ज कराना होता था ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो उसमें ये नियम था कि 65 ईयर्स से ज़्यादा के लोग नहीं दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत तो इसी एज को ज़्यादा होती है। तो अब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि अब 65 ईयर के ज़्यादा के लोग भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ट्रांसप्लांट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 2022 में कुछ आंकड़े ले लेते हैं, कितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए थे? तो 15,561। ओके, और इनमें से 12,791 जीवित डोनर से अंग प्राप्त हुए और 2,765 शवों से ट्रांसप्लांट हुए अंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए
किस गीत को लॉन्च किया है? आंसर होगा मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। तो ये लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया है। सवाल ये भी हो सकता है कि कितनी भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया है, तो हिंदी और 12 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में। और किसके साथ मिलकर चुनाव आयोग ने इस सॉन्ग को तैयार किया? तो सुभाष घई फाउंडेशन की मदद से। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है राजीव कुमार, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं। कौन कौन? अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया है? आंसर होगा उत्तराखंड। दरअसल वहाँ पर लगातार ये देखने को मिल रहे थे मामले पेपर लीक के, और जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो सरकार ने कहा कि हम नकल विरोधी ये अध्यादेश लागू कर रहे हैं, ये कानून हो गया है गवर्नर के सिग्नेचर करते ही, और इसमें बहुत सख्त कानून है ये। हालांकि जो भी लीक है उसको लेकर, जो भी अगर पर्ची पेपर लीक हो रहा है तो उसको रोकने के लिए पहले से कानून तो है, आईपीसी है, उसी में अगर सरकार ये देखे कि कैसे इसको रोक लगाई जाए तो कड़े कानून की शायद ज़रूरत ना हो। तो बात हो रही है उत्तराखंड की। राजधानी क्या है? देहरादून शीतकालीन राजधानी और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। तो आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, संडे को मॉर्निंग को आता है वीडियो। और अब बात करेंगे हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक सप्ताह का। तो क्वेश्चन होगा, फिक्की के नए सेक्रेटरी जनरल कौन चुने गए हैं? आंसर होगा शैलेश पाठक, ठीक है, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। संस्थापक घनश्याम दास बिरला। स्थापना कब हुई थी? 1927 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आंसर होगा 31 अगस्त 2024 तक के लिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.5 साल के लिए कार्यकाल का विस्तार दिया है, और अब 31 अगस्त 2024 तक कार्यकाल रहेगा। वैसे उसका कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया था, तो इस वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया है। कुछ काम जो होने थे कॉमन जो सिटीजन लॉ है उसको लेकर। तो अभी अगर हम बात करेंगे कि इसके जो 22वें विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन बने हैं? DGCI। आंसर होगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, और ये जो पद है वो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO उसका चीफ होता है, और 2025 तक 28 फरवरी 2025 तक वो इस पद पर बने रहेंगे। ओके, DGCI इनका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देश भर में दवाओं का राष्ट्रीय मानक तैयार करना, दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात, इन सब का मानक तय करना, जो भी उपकरण है चिकित्सा के उसके लिए रेगुलेशन बनाना, तो ये सब काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन चुनी गई हैं? आंसर होगा शैली ओबेरॉय। वो आम आदमी पार्टी से हैं, और 10 साल बाद ऐसा मौका है जब दिल्ली नगर निगम में मेयर महिला बनी है। इससे पहले 2011 में भाजपा की रजनी अब्बी आखिरी महिला मेयर उस वक्त बनी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीति आयोग के पूर्व CEO परमेश्वरन अय्यर को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। वो 3 साल के लिए वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, और वो 1981 बैच के IAS अधिकारी हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक में 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, और आपको बताऊं कि वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं 189 कंट्री। तो ये जो 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो इन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक तो 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, और 25 और होते हैं वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक। ओके, तो एक ये भी है परमेश्वरन अय्यर, नाम ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 को, 78 ईयर पहले। प्रेसिडेंट डेविड मालपास, हालांकि उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, और नए
प्रेसिडेंट के चुनाव की भी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। एमडी और सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। मुख्यालय कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। किसकी जगह ली उन्होंने? तो परमेश्वर अय्यर की जगह ली है। मैंने पहले ही बताया परमेश्वर अय्यर वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब BVR सुब्रमण्यम वो हो गए हैं नए सीईओ नीति आयोग के। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनिसेफ ने बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए भारत में नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया? किस एक्टर को बनाया? आंसर का आयुष्मान खुराना। ओके, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो आयुष्मान खुराना वो उनको नेशनल एम्बेसडर बनाया है, भारत में बनाया गया है। और वो बच्चों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको उसकी रोकथाम को लेकर काम करेंगे। यूनिसेफ की बात कर लें, उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? कैथरीन रसेल। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। और स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? तो 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को। ओके, ये रहे आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ITI लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन बने हैं? आंसर होगा राजेश राय। ITI लिमिटेड फुल फॉर्म क्या होता है उसका? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो उसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश राय बन गए। ITI लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1948 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, और अब आर्थिक यानी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हुई हैं एक सप्ताह की, वो सब आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन होगा, PM किसान निधि की कौन सी भी किश्त 27 फरवरी 2023 को जारी हुई है? आंसर होगा 13वीं किश्त। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को ये किश्त जारी की और देश भर के 8 करोड़ से अधिक किसानों को 16,800 करोड़ रुपए उनके खाते में भेजे गए हैं। PM किसान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। और इस योजना को कौन कौन सा मंत्रालय कवर करता है? तो कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। उसके मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के UPI और सिंगापुर के किस पेमेंट सिस्टम को लिंक किया गया है जिससे दोनों देशों के लोग आसानी से एक दूसरे को पेमेंट कर पाएंगे? आंसर होगा पे नाउ। देखिए, आमतौर पर एब्रॉड यानी विदेश में पेमेंट करना थोड़ा कठिन होता है, उसके लिए पूरी प्रक्रिया करनी होती है। लेकिन अब सिंगापुर का जो मामला हो गया है उसमें पे नाउ के साथ यहाँ UPI का कॉन्टैक्ट हो गया और उसकी वजह से बहुत आसानी से लोग पेमेंट ट्रांसफ़र कर पाएंगे यहाँ से सिंगापुर और सिंगापुर से यहाँ। सिंगापुर कहाँ पर है मैप में? ये देखिए, ये जो यहाँ पर दिख रहा है छोटा सा एक देश है, उसके प्राइम मिनिस्टर हैं ली सीन लुंग। राजधानी सिंगापुर सिटी है। ओके, और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश के पहले ऐसे नगर निकाय का नाम बताएं जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया? आंसर होगा इंदौर नगर निगम। क्या है आंसर? इंदौर नगर निगम। तो ग्रीन बॉन्ड के जरिए 244 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं इंदौर नगर निगम ने, और इस रकम का इस्तेमाल करके वो 60 मेगावाट के सोलर प्लांट वाटर पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? जब कोई संस्था बॉन्ड जारी करती है जिसका उपयोग ग्रीन ऊर्जा या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए किया जाए तो उसे ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। ओके, इंदौर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। अब दोस्तों बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड, और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, गलवान घटना के बाद पहली बार बॉर्डर मुद्दे पर चीन में किस तरह की 26वीं फिजिकल मीटिंग आयोजित हुई जिसमें भारतीय राजनयिक शामिल हुए? आंसर होगा WMCC। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स।
तो लगभग 3 साल के बाद ये फिजिकल मीटिंग हुई है। इससे पहले वर्चुअल मीटिंग तो हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। और इस मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारी जो बॉर्डर इशू को लेकर, LAC के इशू को लेकर वहाँ पर बातचीत की है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बार बात कर लें, भारत और चीन की जो सीमा है कितनी लंबी है? 3488 किलोमीटर। ये 3 हिस्से में है। एक तो यहाँ पर ये LAC है, दूसरा यहाँ सिक्किम पे, और ये फिर अरुणाचल प्रदेश पर। अब बात करते हैं इवेंट से रिलेटेड जो कुछ कंटेंट है उसकी बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ इसका PDF अवेलेबल है, उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा। सरकारी जॉब न्यूज़ जो ऐप है उस पर मामूली सी रकम है, 1 ईयर का मेंबरशिप। इसके जरिए मिलता है वीकली करंट अफेयर्स का PDF, मंथली PDF, क्वार्टरली PDF, ईयरली PDF, पिछले साल के भी PDF आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। 1 साल तक जो भी अपडेट आएगा वो सब आपको मिलता रहेगा। साथ में मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को करंट अफेयर्स का, और मंथली भी टेस्ट होता है मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का। तो आज संडे है और वीकली करंट अफेयर्स आ चुका है। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो तुरंत जाइए और वीकली करंट अफेयर्स का टेस्ट दीजिए। देखते हैं कितने लोग उसका आंसर दे पाते हैं, क्या सक्सेस रेट रहता है। ठीक है, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है तमाम तरह के एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो सके। और इस टेस्ट सीरीज़ में दूसरे सब्जेक्ट भी तमाम होते हैं। UPSC हो गया, उन सब के टोटल सब्जेक्ट, SSC हो गया, UPPSC, BPSC, इन सब के, और बुक्स पे डिस्काउंट मिलता है। ये व्हाट्सएप चैट नंबर भी है, चैट भी कर सकते हैं आप, जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। तो अब इवेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो होगा, विश्व पुस्तक मेला 2023 की थीम क्या है? आंसर होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया, और इसमें 30 से अधिक देशों के 1000 से ज़्यादा पब्लिशर्स ने हिस्सा लिया। 30 कंट्री से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है वहाँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? आंसर होगा फिजी। ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये 15 से 17 फरवरी को फिजी की राजधानी कहाँ क्या है, सुवा, वहाँ पर आयोजित किया गया। और इसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिजी सरकार के सहयोग से किया है। अगला क्वेश्चन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 उसकी थीम बताएं, क्या है थीम? आंसर होगा पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिजी पहला पैसिफिक नेशन यानी प्रशांत देश है जहां विश्व हिंदी सम्मेलन को आयोजित किया गया है। फिजी कहाँ, एक बार फटाफट मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। ये रहा प्यारा भारत, और फिजी मैंने बताया कि प्रशांत क्षेत्र में है, तो प्रशांत क्षेत्र इस तरफ हो गया यहाँ पर। और द्वीपीय देश है, बहुत ही छोटा सा देश है, यहाँ पर ये रहा। ओके, फिजी, ये ऑस्ट्रेलिया है, नीचे न्यूजीलैंड है, और ये है फिजी। वहाँ पर जो मान्यता प्राप्त भाषा है उसमें हिंदी भी शामिल है। ओके, फिजी की राजधानी सुवा है, प्रेसिडेंट है रातू विलियम काटोनीवेरे। प्राइम मिनिस्टर कौन है? कोमोडोर जोसिया फ्रांक। मुद्रा क्या है? फिजियन डॉलर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विदेश मंत्री S जयशंकर ने फरवरी 2023 में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर होगा इसका भी फिजी। फिजी में विदेश मंत्री S जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुवा में, वहाँ जो इंडिया हाउस है वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया उन्होंने। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर समारोह आयोजित किया? आंसर होगा आगरा किला। आगरा किला में वहाँ जो दीवाने आम है वहाँ पर बड़े पैमाने पर ये इवेंट का आयोजन किया गया। और कब होती है जयंती? 19 फरवरी को होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में किस राज्य में जल जन अभियान की शुरुआत की? आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में वहाँ पर जो ब्रह्म कुमारी संस्था है और केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, दोनों ने मिलकर ये राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड पर ये आयोजन किया है। ओके,
ये क्या है? अभियान है जल जन अभियान। राजस्थान की बात कर लें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव उसका आयोजन कहाँ पर हुआ, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा दिल्ली में। ओके, दिल्ली में आयोजित किया गया, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। पीडीएफ भी अवेलेबल है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। क्वेश्चन होगा स्पोर्ट्स से, भारत के पहले सगे 2 भाई ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा विशाख एनआर और विघ्नेश एनआर। ठीक है, क्या नाम है? विशाख एनआर और विघ्नेश एनआर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2022 किसने जीता? आंसर होगा लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के हैं वो, और दूसरी बार इस अवार्ड पर उन्होंने कब्जा किया है। 2019 और अब 2022 का अवार्ड उन्होंने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, बेस्ट फीफा वुमेन फुटबॉल अवार्ड 2022 किसे मिला? यहाँ वुमेन की बात हो रही है। आंसर होगा एलेक्सिया पुटेलस, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे शानदार गोल के लिए फीफा पुस्कास अवार्ड 2022 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा मार्सिन ओलेक्सी, वो पोलैंड के खिलाड़ी हैं। और बाकी जो फीफा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है अवार्ड, वो सब आप देख रहे हैं। तो 2 मेजर हैं, वो आप समझ लिए, और बाकी ये सब भी रहा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, करियर क्लब का 700वां गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा लियोनेल मेसी। ओके, 27 फरवरी को उन्होंने ये गोल किया, 700वां गोल किया उन्होंने। अगर हम बात करेंगे कि ऐसे पहले खिलाड़ी कौन हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले खिलाड़ी हैं और दूसरे बन गए हैं लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के विजेता का नाम बताएं? किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये चैंपियनशिप हुई थी काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, इसमें जो भी अवार्ड है ये है, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच करिश्मा यादव को मिला, टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर प्रतिभा आर्या, बेस्ट गोलकीपर सोनल मिंज, बेस्ट रक्षक प्रतिभा आर्या, ये अवार्ड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीत लिया है। ओके, और यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला बेथ मून को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है एश गार्डनर को, दोनों ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर का बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा 6 जड़े हैं और 109 6 उन्होंने जड़े। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैककुलम, उसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब की विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा सौराष्ट्र, तो दूसरी बार खिताब जीता है। इससे पहले 19-20 का खिताब जीता था और अब 22-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीत लिया है। दोस्तों, अब बात करेंगे अवार्ड से रिलेटेड, और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा अवार्ड से रिलेटेड, किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर होगा डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र। वो भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की शेख हसीना, उन्होंने ये अवार्ड दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र को। ओके, बांग्लादेश की भी बात कर लें, मुद्रा टका है। नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? शहाबुद्दीन चुप्पू। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस इंजीनियर सह फोटोग्राफर ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीत लिया है? आंसर होगा कार्तिक सुब्रमण्यम। ठीक है, उन्होंने डांस ऑफ द ईगल्स शीर्षक वाली फोटोग्राफ लिए और
उन्होंने ये खिताब जीत लिया। भारतीय मूल के अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अब देख लेते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो दिया गया है उसके बारे में। तो ये पूरी लिस्ट रही, और पहले ही मैं आपको बताऊं कि ये अवार्ड वो नहीं है जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। जो सबसे बड़ा भारत का सम्मान है फिल्म से रिलेटेड वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। लेकिन दादा साहब के नाम पर एक संगठन है, एनजीओ है, वो ये सब अवार्ड देता है अलग से, दूसरा ये सरकारी अवार्ड नहीं है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा इसका महत्व नहीं है। तो बेस्ट फिल्म जो है उसका अवार्ड मिला द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आरआरआर को। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और बाकी लिस्ट ये रही। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 76th ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा पुरस्कार 2023, उसमें बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला है? आंसर होगा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो ये जर्मन एंटी वॉर फिल्म है, और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म से लेकर बेस्ट डायरेक्टर सहित 7 अवार्ड मिले हैं बाफ्टा ये फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड के दौरान। तो ये पूरी लिस्ट ये रही। बेस्ट फिल्म जैसे मैंने बताया आपको, लीडिंग एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट, लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला ऑस्टिन बटलर को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है एडवर्ड बर्जर को। बेस्ट कास्टिंग फिल्म एल्विस। अब दोस्तों बात करते हैं इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सप्ताह के। आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग बताएं। आंसर होगा 42। इंडेक्स का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। और इसमें भारत 55 दुनिया की जो 55 प्रमुख ग्लोबल इकॉनमी है उसमें 42वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से जारी होता है पूरी दुनिया के लिए। 50 तरह के वैश्विक इंडिकेटर के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है, अमेरिका। दूसरे स्थान पर है यूके और फ्रांस। अब सवाल है कि आईपी क्या है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? ये किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई रचनात्मक काम है, जैसे आविष्कार, साहित्य, कलाकार, डिजाइन, बिजनेस में यूज़ की जाने वाले प्रतीक, नाम, ये सब है। दोस्तों अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताएं जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया। आंसर होगा अजय बंगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन है तो उन्होंने मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नामित किया। वर्ल्ड बैंक के जो प्रमुख हैं डेविड मालपास, तो उन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की हुई है, इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है। तो जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जो नियुक्ति होती है, उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट की भूमिका बहुत बड़ी होती है। सबसे बड़ा वो शेयर होल्डर है। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? दुनिया के जो देश हैं उनको डेवलपमेंट के लिए लोन देना। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, स्थापना हुई थी 1944 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, युद्ध की वजह से एफएटीएफ ने किस देश की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है? आंसर होगा रूस। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने ये कहा है कि यूक्रेन के साथ जो रूस युद्ध कर रहा है वो एफएटीएफ के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए ये कदम उठाया गया। तो एफएटीएफ उसके मेंबर कंट्री कितने हैं? 39। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार, भारतीय मूल के और सिंगापुर के नागरिक हैं वो। ओके, स्थापना हुई थी 1989 में। और ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम में आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग तो उसको रोकने के लिए उसके कदम उठाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का एक्सटर्नल ऑडिटर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सीएजी। अभी सीएजी कौन है? वो हैं जीसी मुर्मू, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो उनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया है। आईएलओ उसकी स्थापना हुई थी 1919 में, 103 साल पहले। ओके, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूएस जनरल असेंबली।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग यानी CSOCD, तो उसके 62nd सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर होगा भारत। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत की जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशंस में, रुचिरा कंबोज, वो करेंगे। ओके, तो UN कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये जो है ना वो ये आयोग है, कमीशन है, और ये यूनाइटेड नेशंस का जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसका एक है इकोसॉक, तो उसी का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय कनाडाई को पोषण अभियान स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का संयोजक नियुक्त किया है? आंसर होगा अफशा खान। तो संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने ही भारतीय कनाडाई मूल की अफशा खान को इसके लिए संयोजक नियुक्त किया है। ओके, अब विदेश से रिलेटेड सप्ताह के कंटेंट देख लेते हैं। आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा, जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? आंसर होगा सिएटल। ये अमेरिका का एक शहर है और ये अमेरिका का जो वाशिंगटन स्टेट है उसका एक प्रमुख शहर है सिएटल। ओके, तो वहाँ पर ये कदम उठाया गया है और उसको जो भेदभाव की नीति है उसमें जाति को भी शामिल किया गया है, यानी जातिगत भेदभाव होता है तो कार्रवाई होगी। और ये शहर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों का मुख्यालय इसी जगह पर है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि को सस्पेंड करने का ऐलान किया, तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा न्यू स्टार्ट। ये दुनिया की 2 जो बड़ी परमाणु शक्ति हैं वो इस समझौते के जरिए परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करते थे, और ये जो संधि थी इसकी अवधि ड्यूरेशन 2026 को समाप्त होना था, लेकिन पहले सस्पेंड कर दिया फिलहाल। न्यू स्टार्ट फुल फॉर्म क्या है? न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। ओके, तो आपको पता है कि रूस जो है उसने हमला किया हुआ है यूक्रेन पर। यहाँ यूक्रेन रहा और वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन यूक्रेन हार नहीं मान रहा है। इतने लंबे 1 साल से ज़्यादा युद्ध का वक्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर होगा मोहम्मद शहाबुद्दीन छप्पू। ठीक है, तो वहाँ पर चुनाव हुआ और चुनाव में उनको चुन लिया गया। किसकी जगह ली उन्होंने? अब्दुल हामिद की जगह ली है उन्होंने। बांग्लादेश, उसकी राजधानी क्या है? ढाका, मुद्रा है टका, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा, यूनेस्को किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा? आंसर होगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। ये लिविंग यूनिवर्सिटी हुआ। ओके, क्वेश्चन फिर से बता दो, यूनेस्को किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग विरासत यूनिवर्सिटी घोषित करेगा? आंसर होगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, लिविंग मतलब वहाँ पर काम चल रहा हो। आमतौर पर जो विश्व विरासत का दर्जा है यानी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा, वो मृत या अमूर्त स्मारकों को दिया जाता है, और यहाँ वो ये एक्टिव जो संस्था है उसको दिया जाएगा ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दिवस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं सप्ताह के। आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 फरवरी को। थीम क्या है? थीम है मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका और प्रभाव। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। आंसर होगा 28 फरवरी को। इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता होगा भारत के भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज की थी जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। तो इसी उपलक्ष्य की याद में ये दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 28 फरवरी को। ये दिवस जो है वो फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाता है? वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। आंसर होगा 20 फरवरी को। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया हुआ है। तो ये था दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स। अब नेक्स्ट वीडियो देखिए वीकली करंट अफेयर्स का।